अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में मेंटल हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से इन इश्यूज़ के ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही, इवन इस पर बात तक नहीं किया जा रहा। आज हम मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के हवाले से बात करेंगे और हम जानेंगे कि कौन से ऐसे मसाइल हैं जो तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। ख़ास तौर पर चाइल्ड ट्रॉमास हैं, उनके हवाले से हम बात करेंगे। तो आज मेंटल हेल्थ इश्यूज़ पर बात करने के लिए मेरे साथ तशरीफ़ फरमा हैं डॉक्टर अनीला खान। डॉक्टर साहिबा कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं आप कैसे हैं? आई एम वेरी गुड। क्या चल रहा है डॉक्टर साहिबा? बस बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, रिसर्च चल रही है, काम चल रहा है, कुछ पॉडकास्ट चल रही हैं आपकी तरह। अच्छा डॉक्टर साहिबा, अगर देखा जाए आप खुद एक साइकोलॉजिस्ट हैं और बेशुमार पेशेंट्स आपके पास आते होंगे, तो कौन से ऐसे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं जो कि आपको लगता है कि बहुत फ्रीक्वेंट पाए जा रहे हैं हमारी सोसाइटी में? अच्छा, एक चीज़ जो मैं बताना चाहूँगी आपको कि पहले जब मैं काम करती थी, या तो मैं बिल्कुल बच्चों के साथ काम करती, जो कि लाइक होगा थोड़ा बहुत आइडिया, बिकॉज आई वर्क विद चाइल्ड एंड एडल्ट बोथ। तो पहले मैं या तो अर्ली इशू जो होते थे कि डेवलपमेंट के इशू हो रहे हैं, बच्चा चल नहीं पा रहा, बोल नहीं पा रहा, इस किस्म की चीज़ों के इश्यूज़ आप मेरे पास आते हैं, बिकॉज मैं स्पीच थेरेपिस्ट भी हूँ। तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट की जो जितने वो चीज़ होती है बच्चों की, उन पे काम करते थे। तो फिर या फिर अडल्ट के इशू होते थे, जैसे कि मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम हो गया, डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी हो गया। लेकिन अब ना मेरे पास जो लाट बाद में आना शुरू, वो 12+ बच्चे आना शुरू हुए। ठीक है। 12+ से लेकर इनके जो मसाइल आ रहे हैं, जिसको हम टीन एज के मसाइल कहते हैं, वो अब ज़्यादा मेरे पास आना शुरू हो गया। और जस्ट बिकॉज ऑफ अवेयरनेस, उनकी अपनी अवेयरनेस है कि वो अपने पेरेंट्स को कहते हैं कि हमें इस चीज़ के लिए जाना है या हमें इस चीज़ के लिए जाना चाहिए, वो चीज़ें मेरे पास आ रही हैं। और इसके अलावा जो है रिलेशनशिप की जैसा इशू है, जैसे अब शादी के मसाइल हो गए या उससे पहले लाइक जो रिलेशनशिप स्टार्ट होता है, इस किस्म की चीज़ें जो है मेरे पास ज़्यादा आ रही हैं। सो दैट इज़ इंटरेस्टिंग थिंग कि लोग खुद कहते हैं, और लड़कियां भी मेरे पास आती हैं। पहले वो लड़कों के ऊपर फोकस होता था सिर्फ, या आदमी के ऊपर फोकस था, लेकिन अब लड़कियां इवन अपनी पॉकेट मनी से पैसे लेके जो है ना वो सेशंस के लिए पे करती हैं। अच्छा, जब टीनेजर्स आपके पास आते हैं तो वो ज़्यादातर किन मसाइल का शिकार होते हैं? कौन से ऐसे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं जो कि उनकी शिकायत वो करते रहते हैं? अच्छा, उसमें ना जब भी डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमने एज अ होल पिक्चर देखनी होती है। तो अगर टीनेज आएगा तो या तो एजुकेशन प्रॉब्लम होती है, या सोशल प्रॉब्लम होती है, फ्रेंडशिप का या पीयर का जो होता है उसमें प्रॉब्लम होती है। सो अभी जो है ना वो जस्ट बिकॉज ऑफ देयर प्रॉब्लम विद देयर फैमिलीज, नाउ दे आर कैरिंग दैट ट्रॉमा विद देमसेल्फ इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अगर हमें टाइम मिला हम उसके बारे में बात करेंगे कि वो किस तरह से असर होता है, किस लिए होता है, क्यों कर रहा होता है, उसको अफेक्ट हो रहा होता है। तो वही ट्रॉमा अपने साथ जैसे वो बैगेज लेके आते हैं, तो एजुकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, उनके साथ अपने पेयर में इशू आ जाता है कि मतलब फ्रेंड्स या फ्रेंडशिप अगर बनती है तो वो अटैचमेंट जो उनके साथ होती है, अटैचमेंट नॉर्मल अटैचमेंट नहीं होती है, वो उनके लिए पैथोलॉजिकल बनती जा रही होती है। तो टीन एज का ये प्रॉब्लम आता है कि फिर, और बहुत सारे लोग जो है ना ये टीन एज में दे डोंट वांट टू गो टू स्कूल, एंड दैट इज़ अ वेरी अलार्मिंग स्टेट कि बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाना चाह रहे। हालांकि अगर आपको खुद भी आइडिया, अगर आप जब खुद भी पढ़ते थे तो हम कितने शौक से स्कूल जाते थे। और स्कूल इज समथिंग जो कि आपकी घर के बाद आपकी जो सेकेंड इंस्टीट्यूशन, दैट इज स्कूल। लेकिन अगर वहाँ से लोग नहीं जाना चाहते तो ऐसी क्या चीज़ हो रही है जो वो नहीं जा रहे या नहीं जाना चाहते। सो दैट इज़ अलार्मिंग स्टेट, नॉट जस्ट फॉर पेरेंट्स बट फॉर किड्स आल्सो। अच्छा, आपने बात की कि मेन 2 मसले आपने भी जिक्र किए, एक एजुकेशनल तालीमी इनका जो जर्नी होते हैं उनमें वो मसाइल फेस कर रहे होते हैं, फिर आपने बात की कि पेयर के साथ उनकी इश्यूज चल रहे होते हैं। तो ये मसले शुरू क्यों होते हैं? क्या वजह है कि वो तालीम में बेहतर परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं और अपने दोस्तों जो उनके पेयर्स होते हैं उनके साथ अच्छे ताल्लुकात को डेवलप नहीं कर पाते? हम जब डेवलपमेंट की बात करते हैं, जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है, तो जो उसके साथ उसकी फैमिली ने डीलिंग रखी होती है, मदर ने रखी है, चाहे फादर ने रखी है, चाहे भाई बहन जिन्होंने भी रखी है, या उनकी फैमिली में कुछ अलग इश्यूज चल रही है, डोमेस्टिक वायलेंस चल रहा है, या बहन भाई बच्चे को बुली कर रहे हैं, या बच्चा नेग्लेक्ट हो रहा है। The job of the father is not just to provide a kid, but their job is also to give them proper attention. तो प्रॉपर अटेंशन जब नहीं मिलती तो बच्चा नेग्लेक्ट होता है, जिसके बाद बहुत सारे मसाइल जो भी आपने आज डिस्कस करे वो इश्यूज भी इसी वजह से जनरेट होते हैं, जिसको हम नेग्लेक्ट कहते हैं। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीजन एक और रीजन होती है सेपरेशन एंग्जाइटी, यानी कि एक मदर चाइल्ड का बॉन्ड या मदर फादर का बॉन्ड प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाया, बिकॉज ऑफ मे बी आजकल आपको पता है बहुत पेरेंट्स काम करते हैं, तो एक रीज़न ये भी हो सकती है। लेकिन वो चीज़ अपने साथ जब फ्रेंड्स के पास लेके आते हैं तो उनके या तो टीचर्स से उनको इशू हो सकता है, अथॉरिटी से इशू होता है, टीचर्स कुछ कहती है तो उनका मसला और शुरू होता है। आपको पता है हमारे आजकल जो है ना वो टीचर्स पहले जैसे रहे भी नहीं है,
इस पे शायद मैंने नहीं देखा लोग बात करते कि टीचर जैसे पहले बच्चों के साथ प्यार करते थे, जैसे उनको डील करते थे। बेशक अब एजुकेशन ज़्यादा होगी, लेकिन जो उनके साथ डीलिंग है वो कस्टमर वाली डीलिंग हो रही है, वो एज अ पर्सन डीलिंग नहीं हो रही। तो पूरी क्लास के सामने बच्चे को, ख्याल में टीचर को किस तरह डील करना चाहिए बच्चों के साथ? देखिए एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट, तो हर एक का पढ़ने का तरीका अलग है, उसके काम करने का तरीका अलग है। तो जो हमारे पहले माइंड में था कि बच्चे के ऊपर सख्ती करेंगे, उसको पनिश करेंगे, पूरी क्लास के सामने उसको रिडिक्यूल करेंगे, खड़ा कर देंगे तो शायद उसको समझ आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। उनको भी समझने के लिए बच्चे से बात करनी पड़ती है कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हो सकता है क्लास के बाहर बच्चा बुली होता हो सकता है गैंग हो। एंड आई हैव सीन, जैसे आपके पास नोटबुक पड़ी, लोगों ने नोटबुक्स डेवलप किए बच्चे को टॉर्चर करने के लिए, एंड दैट इज अलार्मिंग स्टेट। कि पेपर पे ऊपर लिखा, अभी लास्ट वीक मेरी सिस्टर ने मुझे बात बताई है कि उसके सामने एक नोट आया जिसपे लिखा हुआ था कि मैं इसकी आंखों में कोई चीज़ मार के इसकी आंखें अंधी कर दूंगा। मुझे उसके ऊपर इतना गुस्सा आ रहा है। ये छोटे बच्चे का नोट है। ये क्यों लिखा था? उसकी उससे कोई लड़ाई होगी थी, लाइक देयर वाज फाइट, और ये छोटे बच्चे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट किड्स हु आर हार्डली 12 और 13 इयर्स ऑफ एज। अच्छा। तो उन्होंने लिखा कि मैं ऐसे करूंगा। अब देखिए उसके पास ये कहाँ से इंफॉर्मेशन आ रही है, उसके पास ये नॉलेज कहाँ से आ रही है कि आप किसी को इस तरीके से भी हर्ट कर सकते हो। तो ये जो कम्युनिकेशन है या कम्युनिकेशन का ना होना बिटवीन पेरेंट एंड चाइल्ड है, सब कुछ टीचर के ऊपर डाल देना या सब कुछ टीचर के ऊपर डाल देना, सो whatever it is happening, which is happening very wrong and people are not ready to talk about that. हमें बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि जब पेरेंट्स को बुलाते हैं कि चीज़ ऐसे हो रही, दे गेट डिफेंसिव कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, हम तो बहुत अच्छे तरीके से बच्चे के से बात करते हैं। इट्स नॉट अबाउट दैट। वो कहते हैं फ्रिज भरा हुआ है, आप भरे हुए फ्रिज के साथ, भरे हुए पेट के साथ अगर आप कह रहे हैं कि बच्चे की इमोशनल नीड पूरी हो रही है, तो इमोशनल नीड पूरी नहीं होती। तब जो स्कूल में जाएगा तो उसकी अटैचमेंट तो प्रॉपर अटैचमेंट नहीं होगी। वो किसी एक बंदे के साथ फ्रेंडशिप करना चाहेगा जो कि वो आइडेंटिफाई कर सकता है, अपनी बड़ी बहन के साथ आइडेंटिफाई कर सकता है, टीचर को आइडेंटिफाई कर सकता है। और फिर वो ट्रॉमा जो ह्यूमन बीइंग ऐसे ही करते हैं कि अपना ट्रॉमा किसी और पे प्रोजेक्ट करते हैं। सम टाइम हमारे साथ ड्यूरिंग थेरेपी भी ये चीज़ होती है कि हमारे क्लाइंट हमारे ऊपर अपना ट्रॉमा प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे पास एक सेटिंग होती है, हमारे पास अंडरस्टैंडिंग होती है कि हमने कैसे उसको डील करना है, कैसे उन इशूज़ को रिजॉल्व करना है। लेकिन टीचर्स को लगता है कि बच्चा जो है निगलेक्ट है या ढीठ है, बार बार उसको ढीठ कहते हैं, तो वो जो एफर्ट्स करना चाहते हैं वो भी एफर्ट नहीं कर पा रहे होते। अच्छा, आपने मेन जो एक नुक्ता उठाया है वो पेरेंट्स का उठाया है कि एक तो पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान कम्युनिकेशन नहीं है, वो सब कुछ टीचर्स पे छोड़ देते हैं। तो ये एक बड़ा मसला है और मैं चाहूँगा आप इस पे बात करें कि वालिदैन का अपने बच्चों के साथ रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, और साथ में ये भी ऐड कर दीजिएगा कि किस तरह बच्चे जो हैं बचपन से मेंटल हेल्थ इश्यूज का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। देखिए हम ना, जैसे वट एवर यू आर सेइंग इट इज कमिंग अंडर ट्रॉमा एंड अब्यूज, लेट्स से। अब लोगों को लगता है अगर अपने बच्चे को मार दिया, मारा, जिसे हम थप्पड़ मारना कह देते हैं, या उसको किसी चीज़ से डिप्राइव किया, मोबाइल ले लिया, तो उनको लगता है कि ये हम किसी तरीके से बच्चे को ट्रॉमा दे रहे हैं, उसको डिसिप्लिन कर रहे हैं, दैट्स इट। लेकिन जो आप निगलेक्ट कर रहे हैं, जो आप बच्चे को कंपेयर किसी और के साथ कंपेयर करते हैं, और आपने उनके सामने एक आइडियल रखा जो कि आइडियल आपने खुद भी मैच नहीं हुआ, तो सोसाइटी में कोई भी उसको मैच नहीं कर पाता कि अच्छे मार्क्स लोगे तो कामयाब होगे। क्या हमारे सामने पीएचडी लोग नहीं बैठे जिनके पास एजुकेशन, वो मतलब जॉब नहीं है? बिल्कुल ऐसा ही है। लोग कहते हैं आप पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब, लेकिन हमने देखा है कि जो बिजनेसमैन है वो ज्यादा पैसे कमा रहा है एज कम्पेयर टू समबडी हु इज स्टडिंग। अब मैं आपको यहाँ पे केस बताऊंगी विदाउट टेलिंग द प्रॉपर डिटेल्स ऑफ दैट केस। मेरे पास बच्चा है, मैंने कहा उसके फादर और मदर दोनों हाईली एजुकेटेड, हाईली लाइक वो जिसे कहते हैं कि पीक, अपनी कैरियर की पीक पे थे। तो मदर बहुत परेशान थी कि मैं मतलब इतनी पढ़ी लिखी, मेरी फैमिली मुझसे क्वेश्चन करती कि क्यों नहीं बच्चा पढ़ रहा, मुझे क्वेश्चन किया जा रहा है कि मैं बच्चे को निगलेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि तरबियत सिर्फ फादर की, मदर की जिम्मेदारी, बाप ने तो कमाना होता है। जैसे मैंने फ्रिज वाली बात की, वो कहते हैं हमारा तो फ्रिज भरा हुआ है, लेकिन बच्चा जो है ना नाशुक्रा बच्चा हमारा, उसके सामने भी बात की जा रही होती है, तो जो एफर्ट्स करता है उसकी ईगो हर्ट होती है, उसका कॉन्फिडेंस इस चीज़ से हर्ट होता है। लेकिन उनका पॉइंट ये था कि आपसे बात करें। जब मैंने उसको अचीवमेंट टेस्ट करने के लिए दिया तो वो नहीं कहा था, हालांकि बड़े सिंपल क्वेश्चन थे। तो मैंने कहा कि आपने क्या करना है आगे, पढ़ना नहीं? कहते थे मैंने नहीं पढ़ना। मैंने कहा क्या करना है? कहते मैंने यहाँ पे सियासतदान बनना है। तो मैं यहाँ पे किसी शोबे की बुराई नहीं कर रही, किसी प्रोफेशन की बुराई नहीं करी, लेकिन उसका जवाब था। तो मैंने कहा क्यों? कहते मेरी क्लास में एक लड़का है, उसका फादर 8वीं पढ़ा हुआ है और वो सियासतदान में मेरे बाबा से ज़्यादा कमाता है, उसके पास मेरे बाबा से बड़ी गाड़ी है। अब उसके जहन में ये चल रहा है, लेकिन द पेरेंट डिडंट न्यू दैट इज हैपनिंग, और उसका बड़ा अच्छा दोस्त है। अगर आप ये लगता है कि इसकी दोस्ती छुड़वा दो उस लड़के से, यू नो कि इन दोनों को आपस में अलग कर ले, वो अलग ट्रॉमा आपस को दे रहे हैं, लेकिन द पॉइंट इज कि वो चीज़ जनरेट कहाँ से हो रही है। वो तो बहुत सारे और इश्यूज के बारे में अगर आप बात करें तो शायद बात बहुत बढ़ जाएगी, लेकिन
द पेरेंट नीड टू टॉक टू द चाइल्ड। अच्छा, ये बात क्यों नहीं करते लोग? अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताती हूँ कि हो क्या रहा था उस बच्चे के साथ, ताकि आपको ना पूरी चीज़ें क्लियर हो और फिर हमें शायद और प्रॉब्लम समझने में ईजी होगा कि हमारे जो फैमिली में पुशिंग पुलिंग चलती है उसका क्या नुकसान बच्चे के साथ होता है। जब मदर जो है ना, वो सारा उनके ऊपर जहन पे बोझ होता था, सारा काम उनको करना पड़ता, फादर बाहर होते थे एंड वो वीक में 1 या 2 दफ़ा आते थे, तो वट एवर ही वुड आस्क फ्रॉम हिज फादर, द फादर विल प्रोवाइड दैट। जो भी महंगी चीज़ वो कहेगा फादर्स को दे देंगे, क्योंकि उनका था मुझे बहुत कम टाइम मिले, तो उनको लगता था मैं उसको गिफ्ट लेके दूंगा तो शायद ये मेरी बॉन्डिंग हो रही है। एंड ही वॉज नॉट स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद द चाइल्ड। वो बाहर ले जाते थे, उसको खिलौने लेके देते। उसके अलावा जब वो नहीं मदर लेके दे रही होती थी, कहते मैं अभी अफोर्ड नहीं, मेरे पास पैसा नहीं है, तो अपने पप्पो या दादों के पास जाता था और वो उसको और खिलौने लेके देती थी, और वो बहुत महंगे महंगे भी होते हैं, जिससे कहते हैं कि एक साइड का शौक हो सकता है, लेकिन दैट वाज नॉट अबाउट एजुकेशन। सो यहाँ पे वो मदर को डी वैल्यू करके फैमिली का डायनामिक आ गई और फादर की डायनामिक भी आ गई यहाँ पे, कि जो लड़के को डिसिप्लिन फादर ज़्यादा इसलिए करते हैं कि लड़का जो फादर से ज़्यादा आइडेंटिफाई करता है, फादर के वो आइडियल होते हैं। चाहे दुनिया में बंदा बात नहीं मानता ना कि मैं अपने फादर से नफरत करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, आइडियल वो फादर को ही करता है, क्योंकि उसके सामने वही फिगर है। ऐसे इफ यू टॉक अबाउट गर्ल्स, वो अपनी मदर को वो करती है, आइडियलाइज करती हैं। सो जब उसके सामने ये फादर आइडियल है कि फादर एक लग्जरी में और वो किसी ऐसे महकमे में, किसी ऐसे इदारे में है जहाँ पे गोल्फ खेली जाती है, जहाँ पे ये चीज़ खेली जाती है, जहाँ पे इसके थ्रू आप सोशलाइजेशन करते हैं। अब बच्चे को तो ये चीज़ समझ नहीं आ रही, उसको लगता है मेरे फादर तो बड़ी लग्जरी में रहते हैं, मैं भी ये काम करूँगा, तो वो चीज़ कर रहा था। तो मदर वॉज नॉट एबल टू डू समथिंग कि वो उसमें कोई सेंस डाल सके। मदर नीड टू टॉक टू द चाइल्ड, फादर नीड टू टॉक टू द चाइल्ड, एंड इतनी उनके साथ कम्युनिकेशन आप स्ट्रॉन्ग रखें कि कल को अगर वो कोई गलत काम करना चाहता है या उसके साथ गलत हो रहा होता है, दैट इज कॉल्ड अब्यूज, वो आपको बता सके। पेरेंट्स के पास बच्चे आते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो रहा, उल्टा कहता तुम वहाँ पे क्या कर रहे थे, तो वहाँ पे गई क्यों थी, जैसे लड़कों को कहते तुम वहाँ पे गई क्यों थी जी। सो ये कम्युनिकेशन जो है ना, गैप है, इसकी वजह से इशू क्रिएट हो रहा है। कम्युनिकेशन को हमें दोबारा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। क्वालिटी टाइम की बात है यहाँ पे, ये नहीं कि पूरे दिन बच्चे के साथ गुजारे और मोबाइल पे खेले और अटेंशन नहीं दे रहे बच्चे को। You know, that is important part over here. You need to spend a quality time with your child. मतलब आप ये कह रही है कि बच्चों की जो इमोशनल नीड्स हैं, पेरेंट्स को चाहिए कि उन इमोशनल नीड्स का ख्याल रखें, उनको समझे। यहाँ पे बदकिस्मती से समझा नहीं जाता, बच्चों को समझा नहीं जाता कि बच्चा उनके इंटरेस्ट क्या है, किस तरफ वो इंक्लाइन हो रहा है, वो करना क्या चाहता है, उनकी सराउंडिंग में क्या हो रहा है। इसकी वजह से मेरे ख्याल में ये जो गैप है ये मजीद बढ़ता जाता है और दिन ब दिन और बढ़ रहा है। एंड जितने मसाइल देखते हैं हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, सोसाइटी में देखते हैं, चीज़ें और ख़राब होती जा रही हैं। अच्छा, अब ये बड़ा एक अहम क्वेश्चन मेरे जहन में आया है। आप चूँकि ज़्यादातर बच्चों के साथ डील ज़्यादा करती हैं, जो चाइल्ड ट्रॉमाज हैं उन पे आपका काम बहुत ज़्यादा है। एक बड़ा सीरियस इशू है वो चाइल्ड एब्यूज़ का है, और बदकिस्मती से एंड मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं देखता हूँ कि चाइल्ड एब्यूज़ के ऊपर बात नहीं होती। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा जिनके साथ हुआ है और अब सफ़र कर रहे हैं वो लोग, अभी तक साइकोलॉजिकल उनकी इश्यूज़ हैं। तो ये चाइल्ड एब्यूज़ जो है ये कितना बड़ा सीरियस इशू है, और साथ में ये भी ऐड कर दीजिएगा कि आपके पास कुछ इस तरह के इश्यूज़ आए हैं जहाँ पे बच्चों के साथ एब्यूज़ हुआ हो बचपन में, और वो एब्यूज़ उनके साथ एडल्टहुड में भी चलता रहा हो। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले अगर हमने चाइल्ड अब्यूज़ की बात करी, हमने अब्यूज़ को डिफाइन करना था कि अब्यूज़ होता क्या है। हमारे यहाँ जब भी अब्यूज़ की बात है, लोगों का जहन सिर्फ एक तरफ जाता है, दैट इज़ कॉल्ड सेक्सुअल अब्यूज़। निगलेक्ट, एक बच्चा विटनेस कर रहा है जिससे ट्रॉमा उसको हो रहा है कि वो उसने कुछ होते देखा जिसको हम डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं, यू नो, कि डोमेस्टिक वायलेंस घर में हो रहा है। अगर डोमेस्टिक वायलेंस फिजिकल नहीं हो रहा तो मदर को डीवैल्यू किया जाता है। जैसे वो घर के अंदर कहते हैं तुमने मेरी माँ को खुश करना है, जैसे हस्बैंड अगर कहता है, या घर वाले को डायनामिक्स यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, तो अगर वो अपनी मदर को डी वैल्यू होते हुए देखता है या कुछ और चीज़ें फैमिली के अंदर जो फैमिली की डायनामिक्स चल रही होती हैं, बच्चा इससे भी असर लेता है। अगर घर में किसी और को प्रायोरिटी मिल रही है, उसको प्रायोरिटी नहीं मिल रही, इससे भी असर होता है। समटाइम ऐसा होता है कि एक और चीज़ जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं और ज़्यादातर लोग गायनोकोलॉजिस्ट के बारे में बात करते हैं, जिसको हम पोस्टमार्टम डिप्रेशन कहते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि मदर जब बच्चे को बर्थ देती है तो उसका डिप्रेशन बढ़ जाता है, एंड शी डोंट इवन वांट टू टच द चाइल्ड। तो उस टाइम पे एक रिफ्ट आती है, जो कि मदर का इशू इसलिए नहीं हो सकता, हम कह सकते हैं वो साइकोलॉजिकल एक चीज़ से सफ़र कर रही है। लेकिन यहाँ पे फैमिली को और हमारे यहाँ एक और चीज़ हो सकती है जिसको हम कहते हैं अगर बच्चों को एक चीज़ कहीं एक जगह से नहीं मिलती तो उसके लिए एक और फिगर अवेलेबल होता है। जैसे अगर माँ के करीब नहीं है तो उसके लिए पप्पो या जो खाला अवेलेबल होती हैं, लेकिन समटाइम ये चीज़ें भी अवेलेबल नहीं होती हैं। समटाइम लोग जो है ना प्रेफर करते हैं बच्चों को डे केयर में ज़्यादा डाल देते हैं, और आजकल ऐसे डे केयर चेयर भी लोगों की नीड भी है वैसे, क्योंकि वो मदर फादर दोनों काम कर रहे होते हैं। तो
एक तो टेंशन नहीं मिल रही, निगलेक्ट हो रहा है, इमोशनल अब्यूज़ हो रहा है, साइकोलॉजिकल अब्यूज़ हो रहा है। साइकोलॉजिकल अब्यूज़, इमोशनल अब्यूज़ इन द सेंस ऑफ कि आप बच्चे को प्रायोरिटी नहीं दे रहे, या उसको ये कहा जाता है कि तुमने इतना परफॉर्म करना है, या उसके साथ लव को कंडीशन कर दिया है कि अगर उसको कुछ चाहिए तो जब आप इतना परफॉर्म करोगे तो आपको ये चीज़ मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल आई वाज वर्किंग विद अ गर्ल, वो कहती थी मेरी में मुझे ये कहती थी कि ये भी करो, अच्छा परफॉर्म करो, स्पोर्ट्स में भी जाओ, ड्रामा में भी पार्टिसिपेट करो, स्पीच में भी पार्टिसिपेट करो, वट एवर थिंग्स आर हैपनिंग इन द स्कूल। सो मैंने कहा कि ये सब करने के बाद क्या आपकी मदर आपसे खुश नहीं? कहती नो, माय मदर वाज नॉट हैप्पी विद मी। उनके स्टैंडर्ड मेरे लिए और थे, वो बहुत हाई स्टैंडर्ड मुझसे चाहती थी। एंड समटाइम एक बच्चा बेशक अगर इंटेलिजेंट हो तो वो परफॉर्म नहीं कर पाता, क्योंकि इंटेलिजेंस की भी डिफरेंट टाइप है। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है दैट इज़ अबाउट रट्टा जिस तरह से कर लिया आपने, कॉपी पेस्ट जिस तरह से कर लिया आपने, एक चीज़ याद के उसको वैसे ही परफॉर्म कर दिया, तो इस तरह से है। लेकिन जो निगलेक्ट हो रहा है, जो अब्यूज़ किसी भी फॉर्म में बच्चे के साथ हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस बच्चा वो कर रहा है, या फिजिकली उसको अब्यूज़ हो रहा है, सो इससे बच्चा अफेक्ट होता है, वो लॉन्ग लास्टिंग इसके अफेक्ट होते हैं। और जहाँ तक अगर हम सेक्सुअल की बात करें तो और ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, और उसके होने की भी डिफरेंट सर्कमस्टांसेस हैं, ठीक है, जिसके बारे में शायद वही वाली बात है कि लोग जब भी हम अब्यूज़ की बात करते हैं तो वो एक ही चीज़ उनके जहन में आती है, उनके ख्याल में अगर बहन भाई बच्चे को बुलिंग करते उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, कज़न बुलिंग करते तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, कंपैरिजन बच्चों के साथ आपस में करेंगे पेरेंट्स, या कज़न के साथ कंपैरिजन करेंगे तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। हालांकि हर चीज़ से फ़र्क पड़ रहा होता है। और समटाइम ऐसा होता है कि बच्चे के साथ स्कूल में कुछ होता है, जैसे बुलिंग है स्कूल में हो रही है, बच्चा घर के अंदर आके नहीं बता पाता क्योंकि इतनी सख्ती है उसके साथ, उसकी बात नहीं सुनी जाती और वो अवेलेबल नहीं है माँ से बात करने के लिए। और सेकेंडली अगर हम देखें, बच्चे जब डेवलप करते हैं, एक टीन एज आती है, हार्मोन चेंजेस आते हैं, प्यूबर्टी आती है, बच्चा प्यूबर्टी हिट करता है, उस वक्त मसाइल और ज़्यादा हो जाते हैं। तो उसकी ये चीज़ें शेयर ना करना भी एक फॉर्म ऑफ, जिसे कहते हैं, उसके लिए ट्रॉमा क्रिएट होता है और लॉन्ग लास्टिंग उसके इफेक्ट होते हैं। अच्छा, ज़्यादातर जो आपके पास केसेस आते हैं बच्चों के, वो कौन से अब्यूज़ के ज़्यादा होते हैं? हमारे पास अक्सर ऐसा तो केस आ जाता है, लेट्स से, क्योंकि हमारे पास बदकिस्मती ये है कि अगर बच्चा नहीं बोल रहा ना, ये केस हमारे पास आएगा। बच्चे की परफॉर्म नहीं कर पा रहा एजुकेशन, तो ये केस हमारे पास आएगा। अगर बच्चे की स्कूल नहीं जा रहा तो ये केस हमारे पास आएगा। लेकिन स्पेसिफिक जिस अगर हम अब्यूज़ की बात है, क्योंकि वो तो नज़र नहीं आ रहा ना आपको, नहीं, जो आते हैं आप उनको ट्रीट करते हैं। अच्छा, इस तरह से आएगा ना, लेट्स से, फिर हम असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट में हमारे पास अब्यूज़ निकल आता है। अगर मैं बात करूं, 10 बच्चे मेरे पास आते हैं, 6-7 का तो अब्यूज़ निकल ही आता है किसी ना किसी फॉर्म का, और 3-4 का सेक्सुअल निकल आता है। मतलब मेजॉरिटी जो केसेस है वो सेक्सुअल अब्यूज़ के हैं आ रहे हैं, बिल्कुल। और ये किन की तरफ से होता है सेक्सुअल अब्यूज़? समटाइम फैमिली में, फैमिली में ज़्यादा केसेस निकलते हैं, रिलेटिव्स में भी होता है उसकी तरह से। और मतलब ये कि मैं ज़्यादा ये कहूँगी नोन पर्सन से ज़्यादा निकलता है, लाइक समबडी वाज नोन टू दैट चाइल्ड। कभी कभी कोई ऐसा एक आध कुछ ऐसा केस आते कि बच्चे खेलते खेलते बाहर निकल गया। जैसे एक लड़की के साथ मैं काम करती हूँ, कहती कि मैं एक कंस्ट्रक्शन हो रही थी तो मैं वहाँ गई, तो द पर्सन वाज डूइंग समथिंग विद मी। तो इस तरह से जो है ना अननोन कभी के बाहर निकलते हैं, क्योंकि अक्सर अब तो बिल्कुल भी बच्चों को बाहर निकलने नहीं देते ना। पॉइंट ये है ना कि अगर बच्चा बाहर निकले तो अलग चीज़ है कि किसी ने कर दिया उसके साथ, लेकिन अब तो बच्चा घर के अंदर है और वो किसी के पास छोड़ भी देते हैं आपको, तो लाइक इट्स अ मिक्स थिंग, लेट्स से, क्योंकि हम किसी एक चीज़ को, एक फैक्टर को स्पेसिफाई नहीं कर सकते। समटाइम आउट ऑफ नो वेयर, जैसे फॉर एग्जांपल आई वाज वर्किंग विद, इवन अडल्ट के साथ भी हम काम करते हैं, अगर उनको ट्रॉमा चल भी रहा है तो किसी ना किसी बैकग्राउंड में ये चीज़ उनके साथ हुई होती है। बचपन में कुछ ना कुछ ऐसे हुआ होता है। क्योंकि देखिए, एक बंदा जब, क्योंकि लोगों को ये समझने की जरूरत है कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स या जो है वो कभी भी आउट ऑफ द वे, नो वे नहीं निकलते कि एकदम से कुछ हो गया। उनकी पर्सनैलिटी में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, वो कुछ इस तरह से अफेक्ट होते हैं कि चीज़ें जो है ना उनके साथ होती हैं। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा जो है ना बहुत ही, लड़की बहुत शाय है, लड़का बहुत शाय, कम्युनिकेट नहीं करता, तो हमारे पास केस तो वो होता है कि जो कम्युनिकेट नहीं करता, लेकिन ये केस नहीं था कि बच्चे एकदम से खामोश हो गया, बच्चे किसी से बात नहीं कर रहा, बच्चे के अंदर बिहेवियर में चेंजेस आ रही हैं, या बच्चा अग्रेसिव हो रहा है। हमारे पास केस जब सब जगह से वो बच्चा रिजेक्ट हो जाता है ना, स्कूल उनको जवाब देता है, फिर हमारे पास केस आता है। तो क्या वजह है, लोग साइकोलॉजिस्ट के पास क्यों नहीं जाते, साइकियाट्रिस्ट के पास क्यों नहीं जाते? देखिए, इट्स अ ग्रेट स्टिग्मा इन्वॉल्व इन दैट। जैसे मुझे अभी भी याद है, बहुत दफ़ा ऐसा होता है, बड़ा रिसेंट केस था, और वो मैंने बच्चे को बता दी कि इसको ये मसाइल हैं, ये इश्यूज़ हैं, लेट से। मुझे उसकी दादी ने और मदर ने बिठाया कि इसको नहीं पता चलना चाहिए कि आप इसकी थेरेपी कर रही हैं। ये कैसे हो सकता है कि मैं उसकी थेरेपी कर रही हूँ? आई एम नॉट, द चाइल्ड इज़ इन 8th क्लास, लेट से, और बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा है वो क्या करता है, टीचर्स को काम करवाती हैं, वो सबसे पहले काम कर लेता है, फिर वो बच्चे को जाके तंग करता है
लेट्स से, तो टीचर्स को ना टीचर्स कहते हैं मैं इसको क्या बोलूँ, क्योंकि तो काम बिल्कुल मुझे ठीक करके बता रहा है। यू नो क्या, हर बच्चे की नीड अलग है ना, तो एंगेज अलग तरीके से करना है। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँ? तो ओके लेट्स से मैंने जब बता दिया उनको कि नहीं, मैंने कहा हो सकता है ऑटिस्टिक हो सकता है ADHD हो, लेट्स से, अब मैंने उनको बता दिया तो कहते हैं इसको तो बात पता नहीं चलना चाहिए। एंड आई हैव बीन वर्किंग विद पीपल जो बचपन में आइडेंटिफाई हुए थे, बाहर गए वो लोग, डायग्नोस करवाया, जब उन्होंने अपनी अम्मी से बात की कि अम्मी हमें ये चीज़ें, कहते हाँ बचपन में हमें किसी ने बात बताई थी, दे डोंट वांट टू सी देयर पेरेंट्स अगेन। ऐसा हुआ भी है, अच्छा ऐसा हुआ भी है। एक दफ़ा मैं क्योंकि सपोर्ट ग्रुप कंडक्ट करती हूँ ना अडल्ट्स का या इंटरनेशनल करती हूँ, पाकिस्तान में भी हमारा न्यू डाइवर्जन ग्रुप है ऑटिस्टिक का, ऑटिस्टिक और ADHD मतलब जो न्यू डाइवर्जन तो उसके आते हैं, और अडल्ट का भी ऑटिज्म का है वो। मैंने सबसे सवाल किया, उन सब ने मुझे ये जवाब दिया कि अगर हमें कभी क्योंकि उसमें बहुत सारे केसेस लेट आइडेंटिफाइड भी होते हैं ना, तो यही कहते हैं अगर हमें बचपन में पता चलता, अगर हमारे फादर ने बताया होता, आपकी लाइफ अलग होती है ना, अलग होती है, बिल्कुल चेंज हो जाती है मुकम्मल। और आपकी आइडेंटिटी क्या, आप किस आइडेंटिटी में रह रहे थे? इट्स सेम लाइक कि आपके फादर कोई और है और आप एक अडॉप्टेड चाइल्ड हो लेट्स से, और आपको पता चलता है आपके फादर तो कोई और थे। यू नो, तो दीज आर द डायलेमास। और लोगों को लगता है नहीं ये तो समझ जाएगा, इंटेलिजेंट बच्चा समझ जाएगा। क्या आपको ये नहीं लगता कि इंटेलिजेंट लोगों के ज़्यादा मसाइल होते हैं, ज़्यादा सोचते हैं? वो जो जनरल या नॉर्मल पॉपुलेशन जिसको हम कहते हैं, वो तो चीज़ें ऐसे गुजार रहे होते हैं। अच्छा, आपने डोमेस्टिक वायलेंस की बात की, और मैं एक परसों ही एक अखबार में एक रिपोर्ट आई हुई थी, पिंडी का इस्लामाबाद की बात हो रही थी कि यहाँ पे जो अदालतों में केसेस हैं वो ज़्यादातर डाइवोर्स के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, फैमिली इश्यूज के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये क्या वजह है कि हमें फैमिली जो है वो टूटती हुई नज़र आ रही है, डाइवोर्स रेशियो जो है वो इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है? आपके ख्याल में ये क्या वजह है? देखिए, जो मुझे अब लगता है ना कि लड़कियां जब पढ़ी लिखी हो जाती है, जब उनमें शऊर आ जाता है, तो वो किसी भी फॉर्म का अब्यूज़ एक्सेप्ट नहीं करती, जो कि मुझे ज़्यादा, क्योंकि आप एक चीज़ के बारे में सोचते हैं, क्योंकि आप तो चले आपको ये केसेस नज़र आते हैं, हम तो केसेस डील करते हैं और हमें नज़र आता है कि क्या इश्यूज चल रहे हैं। यहाँ पे वुमेन एक कमोडिटी डील होती है, शादी जो है ना एक बिजनेस डील की तरह की जाती है। आप खुद भी इसी से एग्री करेंगे, चाहे कहीं नहीं हमारी फैमिली वैल्यूज ये है वो हैं, ये देखा जाता है कि जॉब कैसी है लड़के की, कहाँ पे रहता है, गाड़ी है कि नहीं है, XYZ। या लड़का अगर शादी करेगा तो ये देखा कि मुझे इस चीज़ से कितना इवन लव मैरिज में भी ये चीज़ चलती है। इट्स नॉट अबाउट इमोशन, इट्स अबाउट द नीड, कि आप किस बंदे से कितनी नीड पूरी होती है। लोग कहते हैं कि लव मैरिज है, ये है वो है, ओके लेट्स से इफ इट इज, लेकिन इट्स विद नीड है कि अगला बंदा, क्या मैं इस बंदे को सहारा बना के बाहर जा सकती हूँ? लेट्स से जब वो आपको चीज़ें फुलफिल होती नजर नहीं आती। और यहाँ पे एक और डायनामिक भी इन्वॉल्व है जी, जब व्हेन यू आर चेसिंग समबडी एज अ मैन, और इवन इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप विद अ मैन, लाइक लेट्स से इफ इट्स गर्ल एंड बॉय, तो दोनों अपना बेस्ट प्रेजेंट करते हैं। मतलब आपसे पूछा जाता है आपको कैसे लोग पसंद है, किस किस्म का बंदा पसंद है, किस किस्म का लड़का पसंद है, अगर लड़की हो तो किस किस्म का लड़का पसंद है, लड़की, मतलब क्रॉस में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दे एक्ट लाइक दैट पर्सन लाइक यू, मतलब जैसा वो कहते हैं कि मैं वैसा बन के जैसे वो मुझे बनाना चाहता था, ये लड़का कि मैं वही कुछ करूँ जो लड़की चाहती है। बट यू डोंट गेट द आइडिया के व्हेन यू आर गेटिंग मैरिड टू ईच अदर, या व्हेन यू आर इन अ रिलेशनशिप ऑफ द स्टार्ट ऑफ द रिलेशनशिप, तो आप और पर्सनैलिटी थे, अब तो आप चेंज हो गए हैं, अब तो आप चेंज हो गए हैं, एंड यू डोंट लाइक दैट। एग्जैक्टली, हकीकत भी ऐसा ही है कि हम दूसरे इंसान के सामने जब सामने जाते हैं, दूसरे इंसान के सामने जाते हैं, तो हम अपना बेस्ट प्रेजेंट कर रहे होते, जो वो साइड है हम उनको छुपाते हैं। जिसको देखिए, पर्सनैलिटी की डेफिनेशन पता है क्या है? Personality is a kind of persona, that is a mask that you are wearing and you're presenting the best in front of the society, and that is the best way that society is going to accept you. तो आपने तो सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर करना ही करना है, लेकिन वही के एक फर्माबरदार बच्चा, उसको अगर फादर ये भी कह रहे हैं, आपको पता हमारे यहाँ फर्माबरदार बेटे की क्या डेफिनेशन है, जो माँ बाप ने कहा वो मानेगा। और आपको पता है बहुत गलत काम भी करवाए जाते हैं, लड़की छोड़ दो, उसको डाइवोर्स दे दो, बच्चे हैं साथ, डाइवोर्स दे दो। तो ये जो डायनामिक है, जो जहाँ से रिलेशनशिप शुरू होता है, और पीपल आर नॉट डिफाइनिंग देयर गोल्स कि हम क्यों शादी कर रहे हैं। आपको तो गाड़ी और ये जो भी चीज़ नजर आ रही है, लेट्स से जो भी आपको नजर आ रहा है, जिस वजह से भी आप कर रहे हो, लेकिन यू आर नॉट हैविंग अ रियल डिस्कशन कि हम शादी के बाद हम क्या करेंगे। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है शादी के बाद? नहीं होती। क्या बच्चों की प्लानिंग होती है? नहीं होती। क्या बिजनेस प्लानिंग होती है? जो फाइनेंशियल जो सारा वो होता है, नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। आप जस्ट, वो कहते हैं ना कि मेरी कल परसों मुझे क्लाइंट ने बोला है
कि उसको उसकी कज़न कहती तुम भी कोई अमीर सा लड़का देख के शादी कर लो, लेट्स से लड़के से ओ मुझे इस लड़की से कितना फ़ायदा होगा। बहुत दफ़ा तो लोगों ने शादी इसलिए की कि उनको एक पोजीशन चाहिए होती है, तो ये स्टेटस के पीछे भागते हैं लोग। स्टेटस पोजीशन से मेरी मुराद जॉब वाली बात है कि कितना फ़ायदा हो सकता है, लड़की कितना लेके आ सकती है, यू नो। सो जब एक चीज़ की जो बुनियाद ही झूठ पे हो रही है, तो व्हेन यू फेस दैट थिंग, जो बंदा आपके साथ सामने रियल आता है, आप कहते हैं तो चेंज हो गई, तो मेरा ख्याल नहीं रख रहा, तो व्हाट एक्सपेक्टेशन यू आर टेकिंग दैट फ्रॉम। और बहुत दफ़ा तो आपको पता है ऐसा भी होता है, कुछ भी कहा जाए, फैशन किया जाए, शादी के बाद कर लेना, मोबाइल शादी के बाद, ये चीज़ शादी के बाद, वो चीज़ शादी के बाद। तो ये जो चीज़ें चल रही है ना, इससे बहुत ज़्यादा रिफ्ट क्रिएट हुई। और इसके अलावा एक और चीज़ भी है, देखिए जब आपने बहुत से अपनी क्लासमेट्स में देखा होगा कि बहुत दफ़ा लड़कियां बड़ी कैरियर ओरिएंटेड होती हैं, शादी के बाद घर बैठ जाती हैं। डू यू थिंक दैट अ गर्ल लिव हर ओन लाइफ टू हैव अ गोल इन हर हेड? और अगर आपने उसको घर में बैठा तो उसको मसले नहीं हुए घर के अंदर, जाहिर होंगे। और सेम इज टू फॉर बॉयज ऑल्सो, कि वो कुछ और बनना चाहते थे, आप फादर ने कुछ और बना दिया उनको। बहुत सारे लोग सिर्फ पैसे की नीड की वजह से जॉब कर रहे हैं, अदरवाइज दे आर नॉट। और जो इनके इश्यूज होते हैं, जो इनके दरमियान मेंटल प्रॉब्लम चल रहे थे, बाकी चीज़ें चल रही होती हैं, तो दे आर नॉट रेडी टू टॉक अबाउट दैट। अच्छा, और बहुत दफ़ा जब वो एक और चीज़ पता क्या होती है कि ना, जब आप लव मैरिज करते हो ना, तो घर वाले कहते हैं तुम खुद इसको लेकर तुम अपने मसले खुद सॉल्व करो, घर वाले साइड पे हो जाते हैं। तो जब दो लोग आपस में मसला सॉल्व कर रहे हैं, दे आर नॉट ऑब्जेक्टिव अबाउट दैट, दे आर इमोशनल अबाउट दैट। जहाँ पे सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व होती है ना, वहाँ पे चीज़ें ख़राब होती हैं। सो आई थिंक डायनामिक्स आर लाइक दैट। अच्छा, बीइंग अ वुमेन एंड साइकोलॉजिस्ट, जब बंदा शादी करता है, एक खातून को एक लड़के में क्या देखना चाहिए और एक लड़के को एक खातून में क्या देखना चाहिए? मतलब शादी करने से पहले या रिलेशनशिप डेवलप करने से पहले कौन से पैरामीटर्स का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, जब हम पीपल आर, एक होती है अफेक्शन होती है, पीपल आर गोइंग टुवर्ड दैट अफेक्शन, दे डोंट नो व्हाट इज लव। लेट्स से चले हम कह रहे हैं एक उस डेफिनेशन जा रही है, आपसे हम पूछेंगे व्हाट इज लव। accepting the person the way that person is, instead of asking him to change or her to change for you. And देखिए चीज़ें डेवलप होती है, और देखिए मसाइल जब आते हैं ना, तो लड़का लड़की जब खुद बैठ के डील कर, उनको तो उसमें से फरार आसान नजर आता है ना। दे आर नॉट रेडी टू डेवलप विद ईच अदर, दे आर नॉट रेडी टू डू एनीथिंग विद दैट। एंड उनकी इतनी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन एक रिलेशनशिप से होती है कि शादी के बाद तो भाई ये चीज़ें मिलेगी, उनको चीज़ें नहीं मिल रही होती। तो जब बंदा किसी के साथ भी करे, बट यू आर कंफर्टेबल इनफ टू डिस्कस विद दैट पर्सन, कोई भी मसला आपका या आपको कोई इशू है, तो इट्स मोर लाइक दैट, हाउ मच यू आर कंफर्टेबल विद दैट पर्सन। उसके अलावा एक और डायनामिक भी देखेंगे कि आप ये बंदा जो है अगर अदरवाइज साबित होता है तो आप क्या करोगे? यू नो, लाइक फॉर एग्जाम्पल वो जिस हिसाब से बता रहे हैं, जितना अपना स्टेटस बता रहे हैं, क्या उतना है कि नहीं है। सो अ पर्सन, दे नीड टू हैव अ रियल डिस्कशन, असल डिस्कशन, असल पर्सनैलिटी क्या है। जाहिर है पता होना चाहिए कि एक इंसान किस तरह का है, उनके साथ थोड़ा सा बंदा रियल डिस्कशन करेगा, अपना वर्स्ट साइड बताए कि मैं ये भी हूँ, तब शायद चीज़ें ठीक हो। लेकिन यहाँ पे तो ये कि आप ज़्यादा वो एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, उन चीज़ों पे आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे जा रहे होते हैं, इंस्टेड ऑफ डिस्कसिंग के कल को अगर आपको बच्चा होता है तो फिर आप क्या करोगे, कल को आपके फाइनेंसेस होंगे, तो क्योंकि ये सारी डिस्कशन शादी से पहले होने की होती हैं। एक तो आपका जो मैं मुद्दा समझाऊं, दो चीज़ें आप कह रही हैं। पहली बात आपकी ये है कि इंसान को सिर्फ बेस्ट साइड प्रेजेंट नहीं करनी चाहिए, जब भी आपने रिलेशनशिप डेवलप करना हो, बेस्ट एंड वर्स्ट साइड दोनों को एक्सप्लोर करो एक दूसरे की। दूसरा मुद्दा मेरे ख्याल में आपका ये है कि ओवर एक्सपेक्टेशंस हम लगा लेते हैं जो कि पूरी नहीं होती, जिसकी वजह से फिर ये दो चीज़ें जो पूरी ना हो तो फिर वो जो मैरिटल रिलेशनशिप है, जो अफेयर्स हैं, वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। और देखिए इसमें एक और चीज़ भी होती है कि व्हेन एवर यू आर डेवलपिंग अ रिलेशनशिप, ठीक है, तो उसमें जो है फाइनेंशियल प्लानिंग उन्होंने नहीं की जो कि होनी चाहिए थी। उसके अलावा अगर आप लोग कोई गोल भी है ना, अक्सर कहते हैं कि ये आपको आइडिया कितनी डॉक्टर्स हैं पाकिस्तान में जो कि डॉक्टर नहीं बन रहे, मतलब प्रैक्टिस नहीं कर रहे, लेट्स से, जिसकी वजह से फीमेल की मैं बात कर रही हूँ, जिसकी वजह से उन्होंने ये बात बोली कि अब जो है ना वो कोटा वो करेंगे, यानी कि फीमेल ज़्यादा डॉक्टर बन जाती हैं और मे बी समटाइम वो रिश्ते की वजह से बन जाती हैं, समटाइम एक टाइटल की वजह से बन जाती हैं, तो बट इज हैपनिंग। लेकिन शादी कर भी रहे हैं लोग को ये आइडिया ज़रूर होना चाहिए कि द थिंग दैट दे आर गोइंग, क्या 5 साल बाद हमने डिस्कस किया, हम 5 साल बाद क्या करें, क्या हम 10 साल बाद डिस्कस किए, आपने गोल डिफाइन करना है
कि हम शादी क्यों कर रहे हैं, अदर देन हैविंग अफेक्शन टू दैट पर्सन। और मैं बाद में तुम्हारे लिए ये छोड़ दूंगा, तुम्हारे लिए ये कर लूंगा, तुम्हारे लिए वो कर लूंगा, यू नो दोज एक्सपेक्टेशन जो लोग लगा रहे थे। just be real to that person, just have those uncomfortable discussion with that person। ये बड़ी अहम बात है। और एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट कहूंगी, be real to that person, कि exactly। इमोशनल जो सपोर्ट है वो एक दूसरे से लेना छोड़ दें आप। डोंट डू दैट, नॉट इवन आफ्टर मैरिज। क्या आप इमोशनली किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं तो आपको लगता है कि वो जब भी, क्योंकि देखिए अगर आप दोस्तों को देखें, किसी के दोस्त होते हैं उसके दोस्त कैसे होते हैं, उसी की तरह होते हैं। आई एम नॉट सेइंग दिस इन द रॉन्ग पर्सपेक्टिव, लेकिन एक बंदा जो थोड़ा सा बुलिंग करता है या थोड़ा सा बदमाशी करता है, उसके दोस्त भी वैसे ही होते हैं, तो वो जो करता है उसको उसमें सपोर्ट करते हैं। कि इमोशनल डिपेंड नहीं होना चाहिए हमें किसी के ऊपर इमोशनली। हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे से नहीं लेनी चाहिए, या वो लड़का लड़की को दूसरे से नहीं लेनी चाहिए। साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि आपके कुछ ऐसे दोस्त होने चाहिए जिनके साथ शेयर कर सकते। दोस्त में और रिलेशनशिप में फर्क है ना, यहाँ पे आपने फर्क करना है। बीवी और हस्बैंड एक दूसरे के दोस्त नहीं बन सकते? हो सकता है, लेकिन इमोशनल सपोर्ट नहीं ले सकते, मसला होता है उससे। वजह देखें, सब्जेक्टिविटी आ जाती है। नहीं, असल में अगर शादी करता है तो वो तो आपका लाइफ पार्टनर होता है, आप उनके साथ हर चीज शेयर करते हैं, उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ऐसे इमोशंस आप उनके साथ शेयर करें जो किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते, तो फिर वो तो जरूरी नहीं है। देखिए एक टाइम मतलब बंदे की ना, लेट्स से इफ आई एम अ थेरेपिस्ट, मेरी भी तो बस हो जाती है ना, लेट्स से मुझे भी एक प्रॉपर ब्रेक चाहिए होती है अपने काम से, तो हम तो एक चीज से ट्रेन होते हैं, हमारी पर्सनैलिटी चेंज होती है इन टर्म्स ऑफ कि जब हम एक थेरेपिस्ट बनते हैं तो हमारी एक तरह की ट्रेनिंग होती है जिसमें हमें इस चीज का आइडिया था कि हमने किस टाइम इस चीज को वो करना है। ठीक है, जहां तक अब ये बात करें इशू, देखिए बाउंड्री सेटिंग का आता है इशू। आप कह रहे हैं कि क्या क्या इशू आ रहे हैं, समटाइम जब आप सवाल पूछते हैं तो उस टाइम आप जवाब ना दे, लेकिन अब जब डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं, बाउंड्री सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि रिलेशनशिप में नहीं होती। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी कुछ अर्से पहले मुझे क्यूरी आई कि मेरे ना हस्बैंड अभी तो नहीं हुए थे, शादी हो रही जिस बंदे के साथ, तो उसने मुझे कहा मैं तुम्हें बाद में जॉब करने नहीं दूंगा। तो इसने कहा कि क्या वजह है ना, तो कहते नहीं तुम किसी से बात करके छोड़ दोगी मुझे, स्टफ लाइक दैट। तो डू यू थिंक इट्स अ लव? ये तो ट्रस्ट ही नहीं कर रहे उसके ऊपर, यू नो। और यहाँ पे जो एक और आपने पूछा था ना लव, यहाँ पे कौन सा लव होता है? एक बंदा किसी के पीछे लगा हुआ है, यू नो समथिंग लाइक दैट, वो चेस हो रहा है, बंदा चेस कर रहा है, उसको लगता हो ये बंदा तो आपके पीछे मार रहा है, तुम्हें तो इस बंदे से शादी कर लेनी चाहिए, और बंदा जो है ना उसको जस्ट हासिल करके छोड़ देता है। आई रिमेंबर आई वाज वर्किंग विद समबडी, और वो ना उसको एक टाइम पे उसको समझ आ गया कि ये जो है ना ये थोड़ा इमोशनली, क्योंकि उसने उसको लड़के को कोई ब्लैकमेल कर रहा था, लाइक केपी का केस है बाय द वे, तो उसको कोई ब्लैकमेल करता, उससे किसी और बंदे को बात बताई कि मेरे साथ इस तरह से हो रहा है, तो कहते मैं इसको देख लूँगा, यू नो अपने तरीके से देख लूँगा। तो उससे तो जान छूटी, उसको कहते मैं तुम्हारी बड़ी केयर करता हूँ, ये करता वो करता। सम टाइम बाद उसने कहा दैट आई लव यू एंड स्टफ लाइक दैट। एंड कुछ चीज़ें ना उसने अब्यूसिव बोलना शुरू कर दी उस लड़की को, जैसे उसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, उसको अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल कर उसको गालियाँ दे रहा है। तो शी गॉट द अंडरस्टैंडिंग कि ये बंदा जो है ना बहुत ज़्यादा मेरे साथ हो रहा है और ये मुझे इमोशनली अब्यूज़ कर रहा है, मैं मेंटल हेल्थ से मुतासिर हो रही है। तो उसने उसको ब्लॉक कर दिया। अब इसने क्या किया, जितने नंबर थे सबको कॉल कर रहा था, सबको मैसेज कर रहा था, फिर धमकियाँ भी दे रहा था। तो वन वे और अदर वे, मतलब वो 6-7 मंथ तक ये चीज़ चलती कि वो लड़की जो अपनी जान लेने की उस पर आ गई थी कि मेरे पास इसका सोल्यूशन सिर्फ अपनी जान लेना सिर्फ कोई और सोल्यूशन नहीं, क्योंकि जब बंदा मेरी जान नहीं छोड़ रहा, और वो वही चीज़ें क्या है जिससे मुझे प्रॉब्लम हो सकती है, मेरे घर के बाहर खड़ा हो जाएगा, फायरिंग कर देगा। पता है ना आपको कि अगर लड़का घर के बाहर फायरिंग करे तो उस घर में रिश्ता नहीं आता, ये तो एक चीज़ वहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तो उसको बोली धमकियाँ दे रहा था, वो और भी इमोशनली हर्ट होती है उन चीज़ों से। तो बाद में उसको कहता है कि मैं ना तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मतलब मैं सॉरी, ये वो हर वो तरीका। अब लड़कियाँ उसके कजन्स कहती हैं ये बंदा तो तुम्हारे पीछे मर रहा है, तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता, क्योंकि वो मैसेज तो उसी के रहते और लगता भी है। अब क्या आपको लगता नहीं कि यही डेफिनेशन हमारे नॉवेल्स में भी है, लव की मूवीज में भी यही चल रही है, वही ना, वही चल रही है कि एक बंदा आपको कंट्रोलिंग हद तक, मैनिपुलेशन की हद तक चेस कर रहा है आपको, और वो आपको कंट्रोल कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है आपको, और आपकी हर चीज़ को, जिसे कहते हैं कि मेरी हर चीज़ का ख्याल रखता है, मेरी बात सुनता है, मैं उसकी इजाज़त के बगैर कहीं जाती, मैं जहाँ जाती मुझसे पूछता है तुम कहाँ पे गई हो, क्या कर रही हो। अब वो तो उसके ऊपर चेक रख रहा है, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ डेफिनेशन ये है कि आप जब कोई आपका ख्याल रखते तो फिर आप उसे सब कुछ शेयर करते हैं। यहाँ पे यू नीड टू स्टॉप दोस थिंग्स। हर एक की अपनी लाइफ होती है, शादी के बाद लड़का लड़की की अपनी अपनी लाइफ होती है, लेट से। लेकिन जब लड़की बैठ के सिर्फ इसी चीज़ का वेट करके मुझे इमोशनल प्रॉब्लम होगी, मैं अपने हस्बैंड से शेयर करूंगी, एंड यू नो स्टफ लाइक दैट। अब क्या, अभी लास्ट वीक
मैंने क्लाइंट को कुछ बोला, उसको मैं किसी डायग्नोस किया, कहते मैं अपने हस्बैंड से बात करूँ, मैंने कहा आपके लिए इशू हो सकता है, जी कहती नहीं मैं करती हूँ उसने कर ली, कहती मैं तो सपोर्ट लेना चाह रही थी, उन लोग कहते तुम सेशन ही ला लो, ये डॉक्टर ही ठीक नहीं, ये थेरेपिस्ट ही ठीक नहीं है, बिल्कुल तुम्हारा टाइम जाएगा, तुम्हें पैसे ज़ाया कर रही है। तो दिस इज हाउ थिंग्स आर, यू नो, कि तुम बस जस्ट जो है ना जान छुड़ाने के लिए कहते कोई इमोशनल प्रॉब्लम नहीं है, मेरी माँ ने इतना कुछ कर लिया था, स्टफ लाइक दैट, जो इमोशनल मतलब जो एक फैमिली की डायनामिक्स चलती है, सो दैट इज दैट कम्प्लेक्स। अच्छा, एक और अहम नुक्ते पे आते हैं। आपने कहा कि फ्यूचर प्लानिंग्स करनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं, कुछ साइकोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि इंसान को प्रेजेंट मोमेंट में रहना चाहिए, पास्ट और फ्यूचर के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि आप जब पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचेंगे तो आप मज़ीद डिप्रेस होंगे, एंजाइटी का शिकार होंगे। तो वो ये कहते हैं कि जो लम्हे आपको मिलते हैं आप उन लम्हों में जीना सीखें। आप इस बात से एग्री करती हैं? यू नो, हमारा मसला सबसे बड़ा ये है ना कि वो बाहर की चीज़ें हैं। हमने खुद भी ट्रेनिंग जब ली थी तो हमने तो बाहर की चीज़ें पढ़ी थी, हमने बाहर की थेरेपी पढ़ी थी, लेकिन हमारी सोसाइटी डिफरेंट है। सोसाइटी इज टोटली थेरेपी इज टोटली सोसाइटी बेस्ड। लेट्स से कि अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आएगा तो मुझे सबसे पहले देखना है कि वो किस फैमिली से है, किस तरह की उसकी अंडरस्टैंडिंग है, लेट्स से अगर किस रिलीजियस बैकग्राउंड का वो है, फैमिली की डायनामिक्स क्या है। जब तक मुझे ये समझ नहीं है कि मैं उसकी थेरेपी नहीं कर सकती ठीक से, क्योंकि हर एक की चीज़ें अलग होती हैं। लेट्स से अब एक पख्तून कल्चर है, लेट्स जहाँ पे हम किसी के घर जाते हैं तो दैट इज़ नॉट प्रॉब्लम फॉर अस टू गो देयर, उनके साथ किचन में हेल्प कर देना। लेकिन एक पंजाब की बैकग्राउंड में ये चीज़ नहीं पसंद की जाती, लेट्स से, और प्रॉब्लम भी होती है कि तुम्हारी किचन में आ गई है, वो पता नहीं क्या कर रही, पता नहीं, वो एक सस्पिशियस होता है। तो इट्स मोर अबाउट के दो अलग बैकग्राउंड, दो अलग कल्चर है। तो जब तक आप कल्चर को नहीं समझेंगे आप चीज़ों को नहीं कर सकते। अब जहाँ तक यहाँ की बातें देखें, नहीं, वैसे आपके ख्याल में प्रेजेंट मूवमेंट में लेना चाहिए, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचना जरूरी है ना? द पॉइंट इज दैट कि जब तक आप गोल ओरिएंटेड नहीं होंगे आपके इश्यूज होंगे। गोल का मतलब ये, फॉर एग्जांपल अभी हम यहाँ बैठे, आपको ही नहीं पता कि आपने 5 साल बाद क्या करना है। आपने एक चीज़ अचीव कर ली, उसके बाद आप क्या करेंगे? आपने शादी करी लेट्स से, तो अब क्या है आपकी लाइफ में? शादी होगी बस, क्या बच्चे खुद ही पल जाएंगे? बच्चे की एजुकेशन, कितने बच्चे होंगे, यू नो, थिंग्स लाइक दैट, कहाँ पे आप लोग रहेंगे, ये दिस इज व्हाट प्लानिंग इज। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ऑटिज्म के हवाले से आपका बड़ा काम है, सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या है और ये कैसे डायग्नोस होता है? अच्छा, बेसिकली ऑटिज्म इज, या ऑटिज्म कह लें, ADHD कह लें, उसको हम न्यू डाइवर्जेंट ब्रेन कहते हैं, न्यू डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं, या न्यू डाइवर्जेंट वे ऑफ डूइंग थिंग्स। सो इट्स मोर लाइक के हमारे ना कुछ सोसाइटी में चीज़ें डिफाइन होती हैं, एंड मैं ओवरऑल वर्ल्ड की बात करूँ क्योंकि इट्स अ ग्लोबल टर्म ना, ग्लोबल चीज़ है वो। उसमें भी जब हम ट्रीटमेंट करते हैं या डायग्नोस को, तो उसमें फिर भी हमें ना हर कल्चर को देखना पड़ता है, किस कल्चर से बच्चा आ रहा है। इट्स मोर लाइक जो एक क्लासिकल डेफिनेशन में बच्चे जो है वो टाइम पे बोलता नहीं, बाकी उसके डेवलपमेंटल माइलस्टोन जैसे चलना फिरना वो टाइम पे हो जाते हैं, जो फिजिकल माइलस्टोन होते हैं। बोलता टाइम पे नहीं है अकॉर्डिंग टू द बुक्स, लेट्स से फ्रेंड्स नहीं बनाता, सोशल नहीं होता, उसको एक खास या एक खास जिसे कहते हैं कि पसंद होती है, स्पेशल इंटरेस्ट होते हैं, या लेट्स से कि वो एक ऐसे वो लफ्ज़ ऑकवर्ड इस्तेमाल, मैं खुद नहीं कह रही ऑकवर्ड बिहेवियर, लफ्ज़ ये इस तरह से लिखा होता है कि ऑकवर्ड बिहेवियर है उसका, सोशली लेट्स से रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है, ज़्यादा दोस्ती बनाता, ज़्यादा किसी से बात नहीं करता, अपने में गुम रहता है। तो अगर कोई बच्चा अपने में गुम है, ज़्यादा किसी से बात नहीं कर रहा, खुद से खेल रहा है, तो लोग कहते हैं कि ऑटिस्टिक बच्चा है। बट देयर आर मैनी थिंग्स, मैनी प्लेसेस इन द होल वर्ल्ड जहाँ पे बच्चे इस चीज़ से निकल चुके हैं, क्योंकि उनका फैमिली बैकग्राउंड इस तरह का था। बैकग्राउंड से मेरी मुराद है उस घर में बच्चे ज़्यादा थे, या उसको वो इतना वो था कि स्पीच उसको आ गई थी टाइम पे। कुछ लोगों को 2-3 ज़ुबानें आती हैं, लेट्स से, तो उन चीज़ों को करके वो आगे चला गया। फ्रेंडशिप भी मन में होते हुए किसी ना किसी तरीके से मेंटेन हो रही है, या वो सबसे लाइक बच्चा है तो उसके दोस्त बने हुए हैं, या बड़ा अच्छा परफॉर्म करता है उसके दोस्त बने हुए हैं, या किसी अच्छी फैमिली से उसके दोस्त बने हुए हैं। तो उसकी डायनामिक्स कुछ इस तरह की थी कि उसने उन सिम्टम्स जो हमारी बुक्स में थे उसको पार कर लिया और उससे आगे चला गया। जब वो टीन एज में जाता है, जब भी बर्डे हिट करता है, उसको इशू स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें हार्मोन के इम्बैलेंस में उसको, मतलब इन टर्म्स ऑफ के सेंसरी सेंसिटिविटी की वजह से कुछ चीज़ें जो है ना वो उनको अजीब सी लगती हैं कि एक हार्मोन का अगर रश आ रहा है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो गुस्सा कहाँ निकालेंगे उसको, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो इस किस्म की चीज़ें हैं। फ्रेंडशिप में इशू हैं, दोस्तों के साथ मसाइल होते हैं, प्रॉपर तरीके से समटाइम चीज़ें कम्युनिकेट नहीं कर पाते, तो सोशल रिस्ट्रिक्शन लेट से हो जाती हैं। तो इंस्टेड ऑफ लैंग्वेज बैरियर, इट्स मोर अ कम्युनिकेशन बैरियर दैन, इट्स मोर अ सोशलाइजेशन बैरियर दैन। सो दैट इज समथिंग लाइक दैट, लाइक। और उसके अलावा एक और चीज़ अगर मैं यहाँ पे बोलूँगी कि जहाँ भी रिलेशनशिप की बात आती है,
तो रिलेशनशिप में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होती हैं, सोसाइटी में कुछ रूल रेगुलेशन होती हैं, कुछ अनरिटन रूल्स होते हैं जो उनको समझ नहीं आते बिकॉज वो लिखे हुए नहीं हैं। फिर हमारा एक और चीज़ होती है कि एक्सप्रेशन डिफरेंट होते हैं, तो उनको ना समटाइम सोशल एक्सप्रेशन को समझने में या अपने आप को एक्सप्रेस करने में मसला होता है। सो इट्स अ मिक्सचर ऑफ सो मैनी थिंग, लेट्स से बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, और आल्सो उनको ये भी आइडिया था कि दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल। तो समटाइम चीज़ों को पिन पॉइंट करके ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है, बिकॉज आज हमारी पॉडकास्ट उसके पर है भी नहीं, तो अगर जिन्होंने मजीद समझना है चीज़ को तो दे कैन गो बैक टू माई अदर डिस्कशन। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। आपसे हमने चाइल्ड एब्यूज़ के हवाले से बात की, हमने तो मैरिटल अफेयर्स को टच किया, रिलेशनशिप्स के हवाले से हमने बात की, इस तरह पेरेंट और जो बच्चों का गैप है उसके हवाले से बात की। इंशाल्लाह आने वाले पॉडकास्ट में भी आपको बुलाएंगे और जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हमारे साथ डॉक्टर अनिला मौजूद थी, हमने मुख्तलिफ मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को डिस्कस किया। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।